अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे यहाँ नस में कहा जाता है, फैकल्टी कहती है कि अगर आप किसी स्टूडेंट का CGPA 3.7 से ज़्यादा है बैचलर्स में या मास्टर्स में, तो ये स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, चाहे उसका गोल्ड मेडल है, चांसलर मेडल है या नहीं है। मेरे ख़्याल में जो बेस्ट CGPA है, आउट ऑफ 4 मैं बात कर रहा हूँ, बेस्ट CGPA है जो कि किसी स्टूडेंट की एफ़र्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो 3.5 है। 3.5 से ज़्यादा अगर है किसी स्टूडेंट का CGPA बैचलर्स में और मास्टर्स में, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट होता है। अब ये CGPA क्यों हम कहते हैं कि 3.5 से ज़्यादा हो या 3.6 से ज़्यादा हो तो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है स्टडी करने का, जो कि स्टूडेंट ने 4 साला डिग्री में, मैं अगर सिर्फ बैचलर की बात कर रहा हूँ, बैचलर्स में 4 साला प्रोग्राम होता है आम तौर पे, तो उसमें एक स्टूडेंट ने 3.7 CGPA मेंटेन किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसने एक ख़ास पैटर्न को फॉलो किया होता है, जिसकी वजह से उसका इतना अच्छा CGPA आया है। तो हम आम तौर पे जब इंटरव्यूज़ करते हैं MS एडमिशन के, खैर अभी तो इंटरव्यूज़ नहीं होते, चलें PhD इंटरव्यूज़ पहले हुआ करते थे, तो उसका मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूं कि MS इंटरव्यूज़ हम जब करते थे तो उस दौरान कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आते थे, उनमें उनका CGPA जो है, कुछ लोगों का CGPA बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन वो रिफ़्लेक्ट नहीं होता था उनके सब्जेक्ट पे जो कमांड है उस पे। तो इसका मतलब है कि वो CGPA उस तरह से जो उनको ग्रेडिंग की हुई है यूनिवर्सिटीज़ में और टीचर ने जो पढ़ाया है, वो शायद मार्क्स बहुत ही खुले दे दिए हैं, जिसकी वजह से उसका CGPA अच्छा आया है और MS में वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर सका। इसी तरह से PhD में भी ऐसा ही होता है कि PhD के जब इंटरव्यूज़ होते हैं, हमारे यहाँ जो रिजेक्शन रेट है PhD में वो ज़्यादा है। मैं स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। वहाँ पर रिजेक्शन रेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि स्टूडेंट की कमांड नहीं होती अपने सब्जेक्ट पे जो थीसिस वो करके आते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ़ रीज़न है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस यूनिवर्सिटी से शायद वो आए हैं वहाँ पर खुले मार्क्स दिए जाते हैं, या पैटर्न इस तरह का है, वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम इस तरह का है कि वो शायद स्टूडेंट को फेवर करता है, जिसकी वजह से उनके सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अच्छा पढ़ के भी आते हैं और हम उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को कैसे बेहतर पढ़ सकते हैं या उस पे कमांड ले सकते हैं। अगर आपको कमांड है अपने सब्जेक्ट पे तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका ग्रेड अच्छा आएगा, वो ग्रेड आपका रिफ़्लेक्ट होगा आपके CGPA में। आम तौर पे जब न्यू फैकल्टी आती है, न्यू फैकल्टी हायरिंग होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं नास की बात करूं या किसी और यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो वहाँ पर आम तौर पे जो शुरू में कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं, वो फैकल्टी जो कोर्स पढ़ाती है उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं। कुछ में इश्यूज़ आते हैं, देखें हर जनरलाइज तो आप नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात इश्यूज़ आते हैं स्टडी में, तो वो बेसिकली वो इस वजह से इश्यूज़ आते हैं क्योंकि वो ग्रिप उनको शायद अपने सब्जेक्ट पे नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ वो डेवलप हो चुकी होती है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था कि मैंने आपको बताना है कि आपने कैसे एक टॉपिक को मास्टर करना है, उसको कैसे सीखना है। तो ये टेक्निक बेसिकली सिखाई थी हमें रिचर्ड फाइनमैन ने। रिचर्ड फाइनमैन बहुत बड़ा फिज़िसिस्ट था जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नोबेल प्राइज़ विनर भी है। उसने सिखाई एक टेक्निक डेवलप की थी कि आपने किसी भी टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करना है।
तो वो टेक्निक बेसिकली 4 स्टेप्स हैं इसमें, और ये जो मैं टेक्निक बताने जा रहा हूँ ये यूजी के लिए नहीं है, यानी बैचलर्स के लिए नहीं है, मास्टर्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। जो कोई भी देख रहा है वीडियो सब के लिए है कि अगर आपने कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करना है तो आप इन 4 टेक्निक को फॉलो करेंगे तो इसका एडवांटेज होगा। ख़ास तौर पे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसका फ़ायदा होगा। तो रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक क्या है? बेसिकली रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक के 4 प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसीजर्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आप टॉपिक पिक कर लें। सबसे पहले टॉपिक पिक करें, कोई भी हो। मिसाल के तौर पे मैं मैथमेटिक्स में हूँ तो आप लिमिट का टॉपिक फॉर एग्ज़ाम्पल पिक कर लें, या आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं मशीन लर्निंग में, और उसका कोई टॉपिक पिक कर लें जिसको आप जो है मास्टर करना चाहते हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या कोई भी आपका लेक्चर नोट्स हैं जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। टॉपिक पिक करने के बाद आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसको एक्सप्लेन करें किसी को, और यही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप एक्सप्लेन किसको कर सकते हैं। अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपने किसी घर में फ़र्द को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये टॉपिक है इसका। अगर वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है तो ज़ाहिर बात है घर में कोई टेक्निकल बंदा है तो उसे आप एक्सप्लेन करें, लेकिन आप किसी को वो एक्सप्लेन करें। अगर आप सही तरह से एक्सप्लेन, रिचर्ड फाइनमैन ने ये कहा था, अगर आप सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपने वो टॉपिक सही तरह से सीखा नहीं है। तो जहाँ तक ये बात है, अगर आपको कोई पर्सन नहीं मिलता तो अपने आप को एक्सप्लेन करें। अगर अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कोई कार वगैरह है, या कोई, जैसे रिचर्ड फाइनमैन क्या करता था, उसके पास डक होती थी, जो आमतौर पे कहा जाता है कि डक है, वो सामने डक पड़ी होती थी और ये उसे सिखा रहे होते थे कि ये टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स या जो भी है, तो जो भी क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक, तो वो आप कोई ऑब्जेक्ट ले लें, उसको आप वो टॉपिक पढ़ाएं। अगर आप वो सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप दोबारा से सोर्स मटेरियल, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उस पे जाएं और उस टॉपिक को दोबारा एक दफ़ा पढ़ें। जो गैप्स हैं उनको फिल करें, क्योंकि आप टॉपिक, अगर कोई भी लिमिट का टॉपिक है, ये कॉन्टीन्यूटी का टॉपिक है, वो सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि फिर आपने दोबारा से सोर्स मटेरियल पे जाना है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हेल्प मौजूद है, चैट जीपीटी है, बिंग है, गूगल बार्ड है, और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो जाके दोबारा से उस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। यानी स्टेप नंबर 1 क्या था? चूज़ अ टॉपिक। ना स्टेप नंबर 2 क्या था कि आप पढ़ाएं किसी को, किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ाएं, कोई सामने कार रख लें उसे पढ़ाएं, इमेजिनरी चीज़ को पढ़ाएं। और अगर आप स्टेप नंबर 3 ये है कि अगर आप स्टक हो जाते हैं तो फिर दोबारा से रिसोर्स मटेरियल पे जाएं और फिर दोबारा से पढ़ाएं, और फिर आप समझते हैं कि कमांड हो गई है तो फिर चौथा स्टेप क्या होता है कि सिंप्लीफाई करें अपनी जो एक्सप्लेनेशन है, इसको इतना सिंप्लीफाई करें कि आप किसी बच्चे को भी वो टॉपिक समझा सकें। ये पूरा प्रोसीजर था रिचर्ड फाइनमैन की जो टेक्निक थी, जो उसने बताई हमें, और ख़ुद भी वो इस पे अमल करता था, और मेरे नज़दीक भी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। किसी फ़ैकल्टी मेंबर को, अगर आप, जो मैंने पहले बात की, फ़ैकल्टी मेंबर से आप पूछें कि आपको कितना अरसा हो गया किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, तो वो कहेगा 10 साल हो गए हैं। और अगर आप उससे किसी टॉपिक पे बात करें तो वो उसे, मैथमेटिक्स का टॉपिक हो तो वो उसको फ़ौरन एक्सप्लेन करना शुरू करेगा। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसने इतने कोर्सेज़ पढ़ाए होते हैं कि स्टूडेंट के मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस होते हैं जिसको वो टैकल करता है और फिर अपने नॉलेज को वो अपडेट कर रहा होता है। इसी वजह से जो नया फैकल्टी मेंबर है उसे बाज़ औक़ात मुश्किल होती है, बाज़ को होती है, बाज़ को नहीं होती। और जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, वो बेसिकली क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक इतना या कोई सब्जेक्ट
पढ़ाया होता है, 3 या 4 दफ़ा पढ़ाया होता है तो उसने उसकी पूरी कमांड हो जाती है। बेसिकली वो अनकॉन्शियसली रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक ही को फॉलो कर रहे होते हैं। मेरे नज़दीक जो रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो दूसरे को पढ़ाना है। आप अगर किसी से भी बात करें, किसी स्टूडेंट से बात करें कि आप बड़े अच्छे हैं स्टडीज़ में, तो समहाउ उनकी टेक्निक में कहीं ना कहीं पढ़ाना इन्वॉल्व होगा, या तो वो कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो फील्ड जो गैप होता है वो फील्ड हो चुका होता है, यानी कि जो मिसिंग चीज़ें होती हैं आपकी टीचिंग में वो फील्ड हो चुकी होती हैं। तो ये है रिचर्ड फाइनमैन टेक्निक फॉर स्टडी, फॉर मास्टरिंग एनी टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट। थैंक यू फॉर watching. Allah Hafiz.